started with the DL configuration. DL कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। DL कैपिटल D कैपिटल L होगा, मैंने गलती से स्मॉल d और स्मॉल l बता दिया था। DL कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल d को हम लोग प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L को माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी। तो अगर एक इनेंशियोमर, मान लीजिए इनेंशियोमर हमेशा पेयर्स में होंगे और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। आपको पता है इनेंशियोमर्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक इनेंशियोमर अगर E1 D होगा तो E2 क्या होगा, L होगा। आई बात समझ में? और मान लीजिए ये इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, E1 और E2 एक ही सोल्यूशन में इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब इनके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, बराबर है। तो इसे हम लोग बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर को हम लोग प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम प्लस माइनस लिख सकते हैं या तो DL लिख सकते हैं। रेसमिक मिक्सचर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। रीजन क्या होगा, ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। भाई एक ही रेसमिक मिक्सचर में कुछ लोग क्या कहते हैं, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें 50 मॉलिक्यूल्स E1 के हैं और 50 मॉलिक्यूल्स E2 के हैं। फॉर एग्जांपल सी दिस, ये दो इनेंशियोमर्स हैं CH3 COH COOH। मान लीजिए ये दो इनेंशियोमर्स हैं, ठीक, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसको E1 कहेंगे, इसको हम क्या करें E2। अगर एक ही सोल्यूशन में दोनों बन रहे हैं और इक्वल क्वांटिटी में, मान लीजिए 50 मॉलिक्यूल इसके भी हैं, 50 मॉलिक्यूल एक ही सोल्यूशन में, तो इस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर। और जिस प्रोसेस में रेसमिक मिक्सचर बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर बना, ये मान लीजिए D है और ये क्या है, L है। सपोज कर लीजिए ये D है और ये L है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ शिफ्ट करेगा और ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट। एज अ रिजल्ट नेट चेंज कुछ भी नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्टिकल जो रोटेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके मैंने मेसो कंपाउंड बताया था, मेसो कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल्स दो इक्वल हाफ में डिविजिबल होना चाहिए, और ऊपर वाला हाफ नीचे वाले का क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए। जहां से मॉलिक्यूल दो इक्वल भाग में कटता है इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऊपर वाला हाफ नीचे वाले हाफ का मिरर इमेज होना चाहिए, मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में कटना चाहिए, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। दिस विल बी योर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होगा, ऊपर वाला इनेंशियोमर प्लेन पोलराइज लाइट को मान लीजिए अगर लेफ्ट की तरफ घुमा रहा है तो नीचे वाला दाएं की तरफ, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, 0। इसको हम बोलते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। कल इतनी बात हो गई थी, बोलिए यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? एनीवन हैज टू आस्क एनीथिंग अप टिल हियर, यू आर फ्री टू आस्क। यहाँ तक क्लियर थी बातें? यस और नो? बाकी लोग, हाथ दर्द हो रहा है भाई, नहीं लिख पाएंगे, ठीक ठीक। आज हम लोग कल हम लोगों ने डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी स्टार्ट कराया था। डीएल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किसके लिए लेते हैं, ऑल दोस कंपाउंड। अब देखो बेटा, इनेंशियोमर्स हैं, दो इनेंशियोमर्स हैं, तो आपने इनेंशियोमर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थोड़ा टाइप करेंगे। टाइप द प्रॉपर्टी ऑफ इनेंशियोमर्स, शॉर्ट में लिखिए इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टी। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। इनेंशियोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, E1 E2 का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। इनेंशियोमर्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम। इसका मतलब डेंसिटी भी सेम होगी। इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा। जो रिएक्शन ये देगा वही रिएक्शन ये भी देगा, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक। अगर इसको हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव में, सॉल्वेंट में, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्वेंट में, तो सॉल्युबिलिटी दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्वेंट है
तो दोनों की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बराबर होगी। अगर हम दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं और जिससे रिएक्ट करा रहे हैं अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होगा। और अगर रिएक्ट करने वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो दोनों के साथ रिएक्शन करने की स्पीड, जितनी स्पीड से E1 रिएक्ट करेगा उतनी स्पीड से E2 भी करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन 1 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन 2। इतनी कहानी हो चुकी थी। और मैंने ये भी बताया था E1 E2 का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, ऑप्टिकल रोटेशन का थीटा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पर थीटा अगर 60 प्लस है तो यहाँ पर 60 माइनस होगा। इसका मतलब ये राइट की तरफ टर्न कर रहा है और ये लेफ्ट की तरफ। ये सब क्लियर था, प्रॉपर्टीज क्लियर थी। अब इनेंशियोमर का नाम रखना था हमें। तो पहला जो नाम रखने का तरीका है, हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है कि जो इनेंशियोमर्स हैं इनको हम नाम क्या दें। ठीक, तो इनेंशियोमर्स का नाम रखने के लिए जो पहला थ्योरी आई उसमें ये कहा गया कि हम इसको नाम दे दें डी और एल। तो पूछा गया किसको डी कहोगे किसको एल कहोगे, तो इन्होंने कहा जो कंपाउंड ग्लीसर एल्डिहाइड से मिलता जुलता होगा। ग्लीसर एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया था डीएल कॉन्फ़िगरेशन में। क्वेश्चन ये था कि इनेंशियोमर्स का नाम रखना है, ठीक, नॉमेनक्लेचर करना है। जो दो इनेंशियोमर्स पेयर्स में होते हैं इनको कौन सा नाम दें। तो पहला नाम आया कि एक को डी दे देते हैं, दूसरे को नाम एल दे देते हैं। तो क्वेश्चन उठा कैसे, तो यहाँ पर बताया गया कि जो ग्लीसर एल्डिहाइड से मिलता जुलता होगा उसको हम लोग डी कह देंगे या एल कहेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। ग्लीसर एल्डिहाइड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो बेटा, ये कार्बन कायरल है कि नहीं, ये कार्बन कायरल है और ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो ये दोनों इनेंशियोमर E1 है और ये इनेंशियोमर E2 है। ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि इन दोनों में ये वाला जो है एक कायरल कार्बन है। एक कायरल कार्बन होता है तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ये कहा गया कि जिसमें लास्ट कायरल कार्बन यही है, अगर OH राइट में होगा तो इसको हम डी कह देंगे, डी ग्लीसर एल्डिहाइड। और अगर OH लेफ्ट में होगा तो हम ये बोले एल ग्लीसर एल्डिहाइड। और आगे ये कहा गया कि जो कंपाउंड ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे मिलता है उसका लास्ट कायरल कार्बन देख लो। लास्ट कायरल कार्बन के नीचे अगर CH2OH ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, CH2OH, और ऊपर कौन सा ग्रुप है, CHO। तो लास्ट कायरल कार्बन में अगर OH राइट में होगा तो D और लेफ्ट में होगा तो L। जैसे फॉर एग्जांपल सी दिस CHO, क्वेश्चन उठा इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ठीक, तो इसको देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर ग्लीसर एल्डिहाइड से मिल रहा है। ऊपर क्या है, CHO है, नीचे क्या होना चाहिए, CH2OH। और ये लास्ट वाला जो कायरल कार्बन है, अंतिम वाला कायरल कार्बन, उसका OH किधर है, राइट के साइड। तो इसको हम बोलेंगे डी कंपाउंड। मतलब इसका जो भी नाम होगा इसमें हम क्या जोड़ देंगे, डी। ठीक, और अगर कंपाउंड इस तरीके होता, OH यहाँ होता, अगर यही कंपाउंड इस तरीके होता तो इसका नाम क्या पड़ता, चूंकि OH राइट में है और ये कंपाउंड पूरा ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे मिल रहा है तो लास्ट कायरल कार्बन का OH देखो लेफ्ट में है तो इसे हम क्या नाम दे देते, एल। बताइए यहाँ तक समझ में आया। अब दिक्कत ये थी कि मान लीजिए ये कंपाउंड है, अब ये कंपाउंड ना तो ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे तो दिख ही नहीं रहा है, तो इसका नाम कैसे रखेंगे। तब ये नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब डीएल वाला नॉमेनक्लेचर, इट इज ओनली लिमिटेड टू, DL nomenclature is limited to nomenclature of enantiomers, limited to nomenclature of enantiomer which are similar to ग्लीसर एल्डिहाइड। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी कंपाउंड ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे ही हों, तो उनका नाम कैसे देंगे, तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन वहां फेल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इनेंशियोमर्स का नाम रखने की पहली प्रक्रिया हम लोगों ने कहां से स्टार्ट की, डीएल नॉमेनक्लेचर। बोलिए, बात समझ में आई। इनेंशियोमर का नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने किस कंपाउंड की मदद से पहले शुरू किया, ग्लीसर एल्डिहाइड। हमने कहा जो मॉलिक्यूल ग्लीसर एल्डिहाइड जैसे दिखेंगे
उसका आखिरी कायरल कार्बन देखेंगे, अगर OH राइट में है तो D और लेफ्ट में है तो L। मगर इसमें ड्रॉबैक यह था कि सभी कंपाउंड ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे देखने में नहीं हो सकते, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो वहां पर ये थ्योरी फेल हो गई। बोलो ये बात समझ में आई सभी को? एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन अप टिल हियर? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? दे मे आस्क। एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन? शुड आई प्रोसीड? शुड आई प्रोसीड? बताता हूँ सौम्या, वो भी बताता हूँ पेरेंटल शुगर क्या है। अगर आप जो ग्लूकोज देखती हैं, ग्लूकोज ये एक शुगर का फॉर्म है कि नहीं? पेरेंट का मतलब जहां से किसी चीज का बर्थ हो। ये जो ग्लिसर एल्डिहाइड है, अगर आप ग्लूकोज का शेप देखेंगी तो ग्लूकोज इस तरीके दिखता है। ग्लूकोज अगर देखिए तो इस तरीके दिखता है आपको। जब आगे मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तो ग्लूकोज आपको इस तरीके दिखेगा, ठीक। अब इस ग्लूकोज को आप देखिएगा और ये बताइए, ये ग्लूकोज है, ये ग्लिसर एल्डिहाइड से मिल रहा है कि नहीं? बताइए, ये ग्लूकोज ग्लिसर एल्डिहाइड से बन रहा है कि नहीं? ग्लिसर एल्डिहाइड से मिल रहा है, ठीक। इसका मतलब इसका पेरेंट यही है कि नहीं? इसका पेरेंट ये है कि नहीं? पेरेंट का मतलब इस तरीके स्ट्रक्चर मिल रहा है। अरे भाई, अगर आप अपने घर में आप अपने फादर से मिलते हैं कि नहीं, तो इस तरीके ये ग्लूकोज किससे मिल रहा है? ग्लिसर एल्डिहाइड। तो ग्लिसर एल्डिहाइड को पेरेंटल शुगर भी कह देते हैं, क्योंकि जो शुगर है इसी के स्ट्रक्चर को डिराइव करके बनता है। इज दिस क्लियर? जो ग्लूकोज होता है वो भी एक शुगर है, वो कहाँ से डिराइव होता है? ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे शेप से ही डिराइव होता है, इसीलिए इसको पेरेंटल शुगर भी कह देते हैं। बेटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है ये नॉमेनक्लेचर किसने दिया था। अगर आपने पढ़ा है ई और फीजर ने दिया तो ठीक है, बट ये कभी नहीं पूछेंगे बताओ कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन वाला नॉमेनक्लेचर किसने दिया था। उनको सिर्फ इतना पूछना है ये डी है कि एल है, ठीक है। हिस्ट्री का पेपर थोड़ी है कि तुमसे ये पूछेंगे किस साल दिया था, कौन दिया था। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जैसे पढ़िए, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, डी और एल के बाद एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने क्या कहा कि मान लो अमीनो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड? अमीनो कंपाउंड। तो उन्होंने कहा इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग, इसको देख लीजिए, बस इतना याद रखिएगा। इन केस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अमोनिक एसिड, अमोनिया एसिड, तो पहला स्ट्रक्चर ये था कि जिनका स्ट्रक्चर ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे मिलेगा उसको हम DIL कह सकते हैं। दूसरे साइंटिस्ट आए, कहे मान लो कंपाउंड अगर ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे नहीं होगा तो अमोनिया एसिड जैसे होगा। इन्होंने कहा अगर अमोनिया एसिड में इफ हायर ऑक्सीडाइज्ड, देखो बेटा आना आपके एग्जाम में RS है, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। इफ हायर ऑक्सीडाइज्ड, ये तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन इज above and lower oxidized carbon is below, if NH2 group is towards right, if NH2 group is towards right, तो हम उसको प्लस डी बोलेंगे, एंड इफ टूवर्ड्स लेफ्ट इट विल बी एल। देखो बेटा, अगले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मान लो कोई कंपाउंड इस तरीके रिजेंबल करता है, मतलब ऊपर जो हो हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हो और नीचे CH3 और यहाँ पर H और यहाँ पर NH2। तो ऊपर देखो इसमें कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 2। यहाँ पर एक को ऑक्सीजन नहीं है, तो जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ा होता है ये हाईली ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये क्या हो गया? लो ऑक्सीडाइज्ड। और इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ऊपर है और लो ऑक्सीडाइज्ड कार्बन नीचे है, अगर NH2 ग्रुप राइट में हुआ तो इसे हम बोल देंगे क्या? प्लस डी। और यही कंपाउंड में अगर
NH2 लेफ्ट में होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, L बोल देंगे। ये भी नॉमेनक्लेचर जो था फेल हो गया, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग सभी कंपाउंड का नाम नहीं रख सकते थे। इसमें हम लोग सिर्फ उन्हीं कंपाउंड का नाम रख सकते हैं जो क्या होगा, अमोनिक एसिड होगा, जिसमें अमोनिया और एसिड दोनों प्रेजेंट होगा, हम उसी का नाम रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, ये कंपाउंड का नाम क्या होगा, थोड़ा बताइएगा। बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, लोअर ऑक्सीडाइज्ड कार्बन नीचे है, और NH2 राइट में है। क्या हुआ, आप लोग नींद में है क्या? कुछ पूछा जाता है तो आंसर क्यों नहीं करते हैं? क्लास एंड करें, अभी समझा रहा हूँ, कुछ आंसर आएगा। डी अमीनो एसिड होगा, क्योंकि NH2 ग्रुप किधर प्रेजेंट है, राइट की तरफ। तो ये कौन सा एसिड होगा, डी अमीनो एसिड। तो हमने पहला नॉमेनक्लेचर किसकी मदद से करना सीखा, ग्लिसर एल्डिहाइड की मदद से। उसके बाद नॉमेनक्लेचर करने का दूसरा तरीका हम लोगों ने किसकी मदद से सीखा, अमीनो एसिड। मगर ये दोनों कंपाउंड, इन दोनों नॉमेनक्लेचर से हम लोग सभी इनैंशियोमर्स का नाम नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इनैंशियोमर्स में ना तो अमीनो एसिड है ना तो ग्लिसर एल्डिहाइड जैसा स्ट्रक्चर है, उनका नाम हम लोग कभी भी रख नहीं पाएंगे। तो ये भले ही आपका डी नॉमेनक्लेचर बायोमोलिक्यूल्स में यूज करोगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में जो सुगर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ग्लिसर एल्डिहाइड से मिलता जुलता है। तो भले ही नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, मगर जब अमीनो एसिड पढ़ोगे और बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो DL और ये आपका नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो DL नॉमेनक्लेचर से इसमें हम दो मॉलिक्यूल यूज करके नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, पहला ग्लिसर एल्डिहाइड, दूसरा अमीनो एसिड। ग्लिसर एल्डिहाइड में तुमको देखना है CHO ग्रुप ऊपर, CH2OH नीचे, और लास्ट का कायरल कार्बन का अगर OH राइट में तो D और लेफ्ट में तो L। इसी तरीके अमीनो एसिड में देखोगे कि जो हायर ऑक्सीडाइज्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो ऊपर होना चाहिए, और जो लोअर ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो नीचे होना चाहिए। NH2 ग्रुप अगर राइट में है तो D और लेफ्ट में है तो L। अब इस दो नॉमेनक्लेचर की मदद से हम लोग सभी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पॉसिबल नहीं है कि कर लें, इसीलिए तीसरा तरीके का नॉमेनक्लेचर है जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग डालिए RS नॉमेनक्लेचर, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। RS नॉमेनक्लेचर, R&S nomenclature। R&S nomenclature, R का फुल फॉर्म होता है R इक्वल मीन्स रेक्टस, और S का मतलब होता है सिनिस्टर। R&S nomenclature, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से हम लोग इनैंशियोमर्स का नाम रखेंगे, और ये जो नॉमेनक्लेचर है ये फेल नहीं होता। ठीक, जैसे ग्लिसर एल्डिहाइड, और जब हम डी और एल नॉमेनक्लेचर करते हैं तो या तो ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे मॉलिक्यूल दिखना चाहिए या तो अमीनो एसिड, तभी नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे DL। बट मान लो मॉलिक्यूल ना तो ग्लिसर एल्डिहाइड जैसे दिख रहा है ना तो अमीनो एसिड, तब हम डी और एल नॉमेनक्लेचर यूज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग डी और एल नॉमेनक्लेचर भले ही पढ़ते हैं, मगर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है RS नॉमेनक्लेचर। ठीक, R का मतलब होता है रेक्टस, S का मतलब होता है सिनिस्टर। केस 1 देखिए, कैसे पता करोगे कि नॉमेनक्लेचर में R होगा कि S? तो पहला केस देखो, मॉलिक्यूल दो तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मॉलिक्यूल इन फिजर प्रोजेक्शन लिखा है, अब पता नहीं आप लोगों को फिजर प्रोजेक्शन पता है कि नहीं, BBS में तो पढ़ाया, उनको पता होना चाहिए। फिजर प्रोजेक्शन का मतलब होता है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन। इसमें लिखिए रूल, कैसे जानेंगे R नॉमेनक्लेचर है कि S? बेटा अभी जो ऐसे ऐसे करके लिख रहे थे ना, मॉलिक्यूल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे जब दिखाते हैं तो उसी को हम लोग फिजर प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक, जब मॉलिक्यूल्स को स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में दिखाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फिजर प्रोजेक्शन। इसमें रूल क्या है, असाइन द प्रायोरिटी। अच्छा ये बताइए, आप लोग में से कार्ल इनगोल्ड रूल कितने कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को कार्ल इनगोल्ड रूल याद है? कार्ल इनगोल्ड सीक्वेंस रूल,
कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। वाह बेटा, एक भी लोग को नहीं याद है। अरे ऐसे मत बोलो, पढ़ाया गया है जीओसी में, मैंने ही पढ़ाया कॉल इन गोल्ड। मैंने कहा था अभी पढ़ लो, बाद में इसका काम आएगा। अभी सबको याद आ जाएगा। अच्छा, कितने लोग को नहीं आता वो हाथ उठाया, सीधी सी बात है। 16 लोग को नहीं आता। ठीक, ठीक, गुड। सबसे ज्यादा नाक तो ये बीबीएस वाले कटा रहे हैं, इनको पढ़ाया गया था तब भी ये भूल गए हैं। ठीक, अभी याद आ जाएगा। लिखो, असाइन द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू कॉल इन गोल्ड प्रायोरिटी, कॉल इन गोल्ड प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑर्डर रूल। समझाऊंगा अभी सब क्या है। पहला, ब्रिंग द लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम at bottom and interchange the remaining two। अभी सब समझाऊंगा, पहले लिख लो interchange the remaining two। move 1 to 2, 2 to 3 if direction clockwise, then R, if anti-clockwise, then S, then S। अच्छा, ये जितने लोग हाथ उठाए हैं, मुझे थोड़ा ये समझाइए, जब आपके स्कूल में ये टॉपिक पढ़ा दिया गया तो आप लोग आर एस नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? कर लेते हैं कि नहीं? अब ये बताइए, आर एस नोमेनक्लेचर कितने लोग को आता है करना? हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू आर एस नोमेनक्लेचर? प्रिया को आता है, ठीक। और कितने लोग को नहीं आता वो हाथ उठाए, आर एस नोमेनक्लेचर कर ही नहीं पाता है, पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक, जितने लोग नहीं कर पाते आर एस नोमेनक्लेचर, हाँ, ईमानदारी से हाथ उठाइए, मुझे भी देखना है आपके स्कूल में क्या ही पढ़ाया जा रहा है। सब लोग हाथ उठाइए जिनको आर एस नोमेनक्लेचर करना भी नहीं आता। वाह बेटा, ठीक, गुड। चैप्टर खत्म हो गया, आर एस नोमेनक्लेचर ही नहीं आता। वेरी गुड। अच्छा, तुमको तो ये अब तो समझ में आ गया आर एस नोमेनक्लेचर किस लिए यूज करते हैं, इनैंशियोमर का नेम रखने के लिए। ठीक, ये लिखिए, फिर आगे बताइएगा। जब लिख लीजिएगा तो यस बोलिएगा, तब आगे बढ़ाऊं। इसको पहले लिख लीजिए। जब लिख लीजिएगा तो बताइएगा। चलें आगे बढ़े। ठीक, देखो बेटा, कॉल इन गोल्ड रूल ये कहता है, कॉल इन गोल्ड रूल पढ़ाया हूं तब भी ध्यान से सुनिए। कॉल इन गोल्ड रूल ये कहता है कि हम प्रायोरिटी या नंबरिंग करते वक्त, नंबर वन प्रायोरिटी विल बी डन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जिस एटम का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी 1 देंगे, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3 और उसके बाद वाले को 4। ठीक, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ध्यान से देखिए। बताइए, ये जो आपका मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये बताइए कायरल है कि नहीं? इज दिस कायरल और नॉट? इज दिस मॉलिक्यूल कायरल और नॉट? ये देखिए, इतना समय लग रहा है बताने में। कायरल है कि नहीं है? इतना क्यों समय लग रहा है आप लोगों को? कायरल पता है क्या होता है? वो भी नहीं पता है।
ये स्पीड क्यों चल रहा है? ज्यादा डिवाइस कनेक्ट है क्या? अभी सुनाई दे रहा है सभी को? ठीक, कायरल एटम है। ठीक, अब देखो बेटा, जब जहां आवाज नहीं आएगी माइक ओपन करके बताइएगा। अब अगर हम प्रायोरिटी साइन करेंगे तो आप बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है? एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा? हो क्या रहा है ये?